जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रपति के बारे में। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पूरी डिटेल के साथ हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। 2 पार्ट में हम राष्ट्रपति को कवर करेंगे। आज पार्ट 1 करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रपति होता है उसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को, भारत का प्रथम नागरिक। उसके बाद संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की यानी कि सेंटर गवर्नमेंट की, केंद्र की। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और बट अगर वास्तविक शक्ति की बात करें तो वो निहित होती है प्रधानमंत्री में। राष्ट्रपति तो केवल बोलने को होता है। देश में, भारत में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? ज़्यादातर काम प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। बट अगर पेपर में ऐसा पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है तो वो राष्ट्रपति में होती है निहित। बट अगर ऐसा पूछें कि संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो किस में निहित होती है, तब हमारा आंसर होगा प्रधानमंत्री। बट ऐसे जनरली पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है तो वो होती है हमारे राष्ट्रपति में। उसके बाद जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और तीनों सेनाओं का प्रमुख भी हमारा राष्ट्रपति ही होता है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 51 की। आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 बात करता है, राष्ट्रपति के पद की चर्चा करता है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। राष्ट्रपति के पद की चर्चा कौन से आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। ओके, ये हो गया आर्टिकल नंबर 52, अनुच्छेद 52। अब बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 53। अनुच्छेद 53 आर्टिकल नंबर 53 ये बात करता है राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होंगे और राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां होंगी, इनके बारे में जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल 52 क्या था? राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई थी। लेकिन अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का जिक्र किया गया है। कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? तो वो राष्ट्रपति होते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 54 की, अनुच्छेद 54 की। ये बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है और किस विधि द्वारा निर्वाचन किया जाता है। तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 54। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, अनुच्छेद 54। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। प्रत्यक्ष विधि द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? जो पंचायतों के चुनाव होते हैं उसमें जो जनता है वो खुद वोट डालती है। उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें भी जनता, आम जनता जो है वो वोट डालती है। बट राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता है वो वोट नहीं डालती है, राष्ट्रपति को नहीं चुनती है डायरेक्ट रूप से। ओके, तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है ये अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता है? तो कौन कौन डालते हैं? सबसे पहले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आपने ये याद रखना है कि केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ओके, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। जो राष्ट्रपति होता है आपको पता है कि 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत करता है और 12 सदस्य जो है वो राज्यसभा में मनोनीत करता है। अगर उनको
अलो कर दिया जाए चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तब तो वो राष्ट्रपति को ही चुनाव वोट देंगे जिन्होंने उनको मनोनीत किया है। इसलिए उनको एलिजिबल नहीं किया गया है। ओनली लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के ये भी निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। क्या विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। देखो, पहली बात, मैक्सिमम स्टेट में तो विधान परिषद है ही नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं। कुछ ही स्टेट में जो विधान परिषद है, अगर इनको एलिजिबल कर दिया जाता है तब तो उस स्टेट को फायदा हो जाएगा जिसमें विधान परिषद है। इसीलिए विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। असेंबली मतलब विधानसभा, तो इसके सदस्य ही भाग लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधी बातें की गई हैं अनुच्छेद नंबर 54 में, आर्टिकल नंबर 54 में। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 55, आर्टिकल नंबर 55। तो आर्टिकल नंबर 55 बात करता है निर्वाचन की रीति, कि जो निर्वाचन होगा, वोटिंग होगी, उसमें कौन सी विधि का यूज किया जाएगा, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 55। तो ये विधि है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसको आपने याद रखना है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और इसको किसी दूसरे अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है एकल हस्तांतरणीय या संक्रमणीय मत पद्धति। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल हस्तांतरणीय या संक्रमणीय मत पद्धति, ये एक ही बात है। अब हम इसको समझेंगे कि ये कैसी प्रणाली है और राष्ट्रपति का चुनाव इसमें कैसे किया जाता है। अब देखो, संघ में मतलब सेंटर में हमारे पास कितने सांसद हैं? 776 सांसद हैं हमारे सेंटर में, संघ में। और राज्य में विधायक कितने हैं? राज्य टोटल मिलाकर के 4000 से अधिक, 4120 हमारे पास विधायक हैं। ये भी सांसद भी और विधायक भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आपको मैंने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा ये सांसद हो गए और विधानसभा के विधायक हो गए। तो ये सारे के सारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखो, अब सेंटर में तो कम है, ये 776 ही सांसद जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, बट विधायक तो 4000 से भी ज़्यादा हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि सांसदों की और विधायकों की वोट वैल्यू निकाली जाती है और इनको समान किया जाता है ताकि कोई अधिक प्रभाव ना पड़े। मान लो कि किसी राज्य में विधायक ज़्यादा हैं और उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव करना है, तो ओबियसली अगर मान लो कि उसी स्टेट का कोई राष्ट्रपति के लिए पद के लिए खड़ा हुआ है, तब तो वो सारे उसी को वोट देंगे। तो इसके लिए जो है वो वोट वैल्यू को लगभग बराबर किया जाता है सांसदों की और विधायकों की। तो ये फार्मूले हैं, दो फार्मूले हैं, विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए और सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए। तो फर्स्ट फार्मूला है, एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? एक विधायक का मत मूल्य उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखना है, यहाँ भी निर्वाचित सदस्यों की बात की गई है। एक विधायक का मत मूल्य इज इक्वल टू उस राज्य की जनसंख्या बटा उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणा 1/1000। ये फॉर्मूला है एक विधायक का मत मूल्य निकालने का। ओके, अब निकालेंगे एक सांसद का मत मूल्य। तो एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है कुल विधायकों का मत मूल्य जो कि इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा बटा निर्वाचित सांसदों की संख्या। एक सांसद का मत मूल्य इज इक्वल टू कुल विधायकों का मूल्य
मत मूल्य बटा निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो इन दो फॉर्मूलों से जो वोट वैल्यू है, मत मूल्य है, ये निकाला जाता है सांसदों का और विधायकों का। उसके बाद कोटा क्या होता है? कोटा ये होता है कि मिनिमम आपको इतने % वोट लाने पड़ेंगे अगर आपने राष्ट्रपति का चुनाव जीतना है। इसका फॉर्मूला है कुल वैध मत, मतलब जितने भी वोट डाले जाएंगे अपॉन 2 + 1। जितने भी वोट डाले जाएंगे, मतलब मान लो कि 100 वोट डालेंगे तो 100 बटा 2 मतलब 50% हो गया। 50% + 1 मिनिमम इतने वोट आपके पास होने चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हो। ओके, अब मान लो कि चुनाव हो गए, सभी ने, सांसदों ने भी और विधायकों ने भी वोट डाल दिया राष्ट्रपति के लिए, और कोई भी जो सदस्य है जिसने जो राष्ट्रपति के लिए खड़ा हुआ है, अगर वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है 50% + 1, तब क्या होगा? क्या दोबारा से चुनाव होंगे? क्या दोबारा से चुनाव होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल चुनाव नहीं होंगे। इसके लिए फिर एक अलग प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? वो है रीति। अब रीति क्या होता है? वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति को चुना जाता है। वरीयता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के आधार पर, वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? तो देखो, विधायक और सांसद वोट डालेंगे, बट वोट कैसे डालेंगे? प्रेफरेंस के हिसाब से। जैसे मान लो कि 4 सदस्य खड़े हुए हैं, 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, A B C D। अब मान लो कि मैं एक सांसद हूं, मैंने वोट डालना है, तो मैं कैसे डालूंगा वोट? जैसे मान लो कि मैं चाहता हूं कि जो B है ये राष्ट्रपति बने, तो मैं इसको नंबर दूंगा 1, ठीक है, प्रेफरेंस दूंगा 1 कि पहले नंबर के ऊपर B जो है वो राष्ट्रपति बनना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर अगर मान लो कि B नहीं बनता है तो दूसरे नंबर के ऊपर A बनना चाहिए। अगर A भी नहीं बनता है तो तीसरे नंबर के ऊपर C बनना चाहिए, और अगर C भी नहीं बनता है तो चौथे के ऊपर फाइनली D बनाया जाए। ओके, बट मैं चाहता हूं कि पहले नंबर के ऊपर जो है वो B ही राष्ट्रपति बने। ऐसे ही सारे जितने भी सदस्य होंगे वो वोट डालेंगे, ऐसे ही प्रेफरेंस के हिसाब से। उसके बाद इनकी काउंटिंग होगी। काउंटिंग किस प्रकार से होगी? जो पहले जिन्होंने वोट डाला है कि पहले नंबर के ऊपर होना चाहिए, ए के लिए कितने वोट हुए हैं, बी के लिए कितने वोट किए गए हैं, तो इन सभी को काउंट किया जाएगा। और कोई भी सदस्य मान लो कि 50% + 1 इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर पाता है तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। अब मान लो कि इस प्रोसेस में भी, पहली काउंटिंग में भी कोई भी सदस्य इस जो क्राइटेरिया है इसको फुलफिल नहीं कर पाया, तब क्या होगा? तब फिर दोबारा फिर से काउंटिंग होगी, बट वो अलग तरीके से होगी। तो वो कैसे होगी? उसके बाद होगा कि जिसको सबसे कम, मतलब जो लास्ट ऑप्शन के ऊपर रखा है कि सबसे एंड में ये बनना चाहिए, उसको पहले निकाल दिया जाता है। जो बाकी के 3 बच गए, अब देखा जाता है कि सेकंड प्रेफरेंस, सभी की सेकंड प्रेफरेंस देखी जाती है और उसको काउंट किया जाता है। फिर अगर कोई इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाता है तब वो राष्ट्रपति बनता है, और अगर यहाँ भी वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो ये प्रोसेस चला ही रहेगा जब तक फाइनली कोई इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाता। ओके, जो हमारे राष्ट्रपति हुए बीबी गिरी, ये इसी प्रोसेस में सेकंड चरण में जीते थे, राष्ट्रपति बने थे। मतलब पहले ये भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाए थे, पर दोबारा से जब दूसरी काउंटिंग हुई थी उसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे। इस क्राइटेरिया को इन्होंने फुलफिल किया था। ओके, उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 56। ये सारी की सारी बातें थी आर्टिकल नंबर 55। अनुच्छेद 56 ये बात करता है राष्ट्रपति के कार्यकाल की, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 5 ईयर। और इसको काउंट कब से किया जाता है? 5 साल को काउंट कब से किया जाता है? तो जब राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, उसी दिन से इसके कार्यकाल को काउंट किया जाता है। यहां से शुरू हो जाता है, उसके आगे 5 साल तक वो अपने पद के ऊपर रहेगा राष्ट्रपति। ओके, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल। कब से शुरू होता है कार्यकाल? जब से वो
जिस दिन से वो शपथ लेता है। उसके बाद शपथ कौन दिलाता है, तो ये बात करेंगे हम आर्टिकल नंबर 60 में। चलो यही बता देता हूं। जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल ना हो तो कौन दिलाता है? तब दिलाता है वरिष्ठ न्यायाधीश ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देता है उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति अपना पद छोड़ना चाहता है तब वो त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को। एक बार दोबारा से सुन लो। अनुच्छेद 56 बात करता है राष्ट्रपति के कार्यकाल की। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। कब से शुरू होता है कार्यकाल? जब से वो, जिस दिन से वो शपथ लेता है। शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तब वरिष्ठ न्यायाधीश ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और त्याग पत्र राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 56। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 57। आर्टिकल नंबर 57 ये बात करता है दोबारा से निर्वाचन की। क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कानून में कि एक बार जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया वो दोबारा से नहीं बन सकता। वो चाहे 2, 3, 4 बार जब तक चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 57। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 58। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। ओके, तो सबसे पहली योग्यता, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान से आया है, कोई बांग्लादेश से आया है और वो चाहे कि मैंने भी राष्ट्रपति बनना है भारत का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। केवल वो भारत का नागरिक होना चाहिए तभी वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एलिजिबल है। उसके बाद न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति के बनने के लिए? तो कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष से अधिक होने चाहिए उस व्यक्ति की आयु, तभी वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एलिजिबल है। मिनिमम एज 35 भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम एज 35। और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य वो होना चाहिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई जॉब करता है, सरकारी जॉब करता है और राष्ट्रपति भी बनना चाहता है, तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा। वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो दोबारा से सुन लो, वे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल नंबर 59। आर्टिकल नंबर 59 बात करता है दशा और शर्त के बारे में कि जब कोई राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति बनना चाहता है तब उसको स्टार्टिंग में 15,000 रुपये जमा करवाने पड़ते हैं, या तो रिजर्व बैंक में या सरकारी खजाने में जाते हैं ये 15,000 रुपये। अब मान लो कि वोटिंग होगी, जितने भी वोट डालेंगे उसका अगर वो 1/6 वोट हासिल नहीं कर पाता है, इतना भी नहीं कर पाता है, तब जो इसके 15,000 रुपये जमानत के रूप में जो हैं इनको जब्त कर लिया जाता है, ये वापस नहीं दिए जाते हैं। बट अगर 1/6 से अधिक वोट लेता है तब उसको जो ये 15,000 रुपये हैं ये वापस कर दिए जाते हैं। बट अगर 1/6 वोट भी नहीं ले पाता है तब उसकी जो जमानत है इसको जब्त कर लिया जाता है। ओके, तो ये था आर्टिकल नंबर 59। अब आ गया हमारा आर्टिकल नंबर 60। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। शपथ ग्रहण की शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आ गया आर्टिकल नंबर 61, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, राष्ट्रपति को उसकी पोजीशन से हटाना है, तो ये प्रोसेस होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को मतलब उसके पद से हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल नंबर 61। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो वो लोकसभा में आएगा पहले कि या राज्यसभा में? तो महाभियोग को लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
अगर लोकसभा में पहले आया तो पहले यहाँ से पारित होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, फिर वहाँ से पारित होगा, फिर जो है वो राष्ट्रपति का महाभियोग हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर मान लो कि लोकसभा में बिल लाना है राष्ट्रपति के महाभियोग पर, तब 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित में इसके बारे में बताना पड़ेगा। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित में बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर महाभियोग का प्रोसेस चलेगा, आइदर लोकसभा या राज्यसभा में। अब मान लो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद हो जाता है, चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव हो रहा है और कोई विवाद हो गया, तो जो विवाद होगा उसको केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हल किया जाएगा। ओके, इसको हाई कोर्ट में सॉल्व नहीं किया जा सकता। ओनली और ओनली केवल सुप्रीम कोर्ट में ही राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को सुलझाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद अगर कोई उत्पन्न हो जाता है तो वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही उसको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद मान लो कि कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तब क्या होगा? तब उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा। उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा। मैक्सिमम कितने टाइम्स तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा? तो 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव करवाने पड़ेंगे और राष्ट्रपति की जो वेकेंट जो पोस्ट है उसको भरना पड़ेगा। ओके, तब तक जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वास्तविक प्रधानमंत्री में निहित होती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 52 पद की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 53 कार्य एवं शक्तियों के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 54 निर्वाचन संबंधी बातें की गई हैं। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुनाव किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली, पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल नंबर 55 निर्वाचन की रीति के बारे में बात की गई है। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल हस्तांतरणीय संक्रमणीय मत पद्धति, उसके बाद ये फॉर्मूले हैं। कोटा क्या होता है? कुल वैध मत अपॉन 2 + 1, मतलब 50% प्लस 1 वोट। इससे ज़्यादा वोट होने चाहिए अगर किसी ने राष्ट्रपति बनना है। अगर इस क्राइटेरिया को कोई फुलफिल नहीं कर पाता है तो क्या दोबारा से चुनाव होंगे? नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? रीति होगा, वरीयता, प्रेफरेंस के हिसाब से चुना जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 56 कार्यकाल कितना होगा? 5 साल होगा। शपथ वाले दिन से जो कार्यकाल है इसको काउंट किया जाएगा। शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश ऑफ सुप्रीम कोर्ट। त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 57 दोबारा से निर्वाचन बिल्कुल किया जा सकता है, दोबारा से राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 योग्यता के बारे में बात की गई है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 मिनिमम एज होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, किसी लाभ के पद के ऊपर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 59 दशा या शर्त 15,000 जमानत के रूप में देना पड़ेगा। अगर 1/6 वोट भी वो नहीं ले पाता है तब जो उसकी जमानत है उसको जब्त कर लिया जाएगा, उसको वापस नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 60 शपथ ग्रहण के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक के ऊपर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, बट 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित में बताना पड़ेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद हो जाता है तो वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही उनको सुलझाया जा सकता है। कार्यकाल के दौरान अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो मैक्सिमम 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालेगा और 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो ये था हमारा राष्ट्रपति। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के कार्य और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।